हेलो ऑल। आज की लीगल टर्मिनोलॉजी है अबेटमेंट। इसका मीनिंग और एग्जाम्पल वीडियो के एंड में आपको पता चलेगा। आज हम महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट के चैप्टर 1 के सारे सेक्शंस खत्म करने वाले हैं। ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड टिल सेक्शन 5 इन आवर लास्ट वीडियो। टुडे विल बी कंप्लीटिंग 6th सेक्शन एंड 7th सेक्शन। सो सबसे पहले सेक्शन नंबर 6, इसमें कुछ एग्जाम्पशन दी गई है। सो चैप्टर 2 में हम स्टैंडर्ड रेंट और कितनी इंक्रीज कर सकते हैं ये सब डिटेल में पढ़ने वाले। सो यहाँ पे सिर्फ इतना लिखा है कि दैट इज नॉट अप्लाइड टू द प्रीमाइसेस रेफर्ड टू इन सेक्शन 20 एंड 21। ये भी हम बाद में देखेंगे। एंड द सेकंड पॉइंट सेज दैट कोई भी प्रीमाइसेस अगर न्यूली कंस्ट्रक्ट की है या फिर ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट की है एनी हाउसिंग स्कीम में जो कि गवर्नमेंट और महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर है तो वो भी एग्जेम्पशन में आती है। Now let's move on to the next 7th section. इसमें डिटेल्ड डेफिनेशंस दी गई है। फर्स्ट वन इज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। इसके बारे में ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है, सिर्फ इतना लिखा है कि सेक्शन 40 के अंडर जो अथॉरिटी अपॉइंट हुई है उसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बोलते हैं। सेकेंड वन गवर्नमेंट अलॉटी। इस डेफिनेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन टॉक्स अबाउट नॉन रेसिडेंशियल पर्पजेस एंड द सेकेंड वन इज अबाउट रेसिडेंशियल पर्पजेस। फर्स्ट वन, any premises requisitioned or continued under requisition which are allotted by state government for any non-residential purpose. Requisition मतलब ऑफिशियली कोई भी premises अगर यूज में है, जैसे कि ऑफिशियल ऑर्डर्स के थ्रू ये premises ली जाती है और यूज की जाती है, सो इट इज नोन एज रिक्विजिशन। तो अगर ऐसी कोई premises है जो स्टेट गवर्नमेंट ने रिक्विजिशन की है फॉर नॉन रेसिडेंशियल पर्पज, तो उसका जो ऑफिस इंचार्ज होता है, प्रिंसिपल ऑफिस इंचार्ज किसी भी ऑफिस और डिपार्टमेंट का, तो उसको गवर्नमेंट अलॉटी कंसिडर किया जाता है। सो अब ये जो प्रीमाइसेस है उनके एग्जांपल्स दिए गए हैं। एनी डिपार्टमेंट और ऑफिस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके अलावा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और कॉर्पोरेशंस, देन कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960 के अंडर रजिस्टर है। एंड लास्टली फॉरेन कंसुलेट। कंसुलेट मतलब ऐसी जगह जहां पे कंसुल वर्क करते हैं। तो कंसुल मतलब ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट इन एनी अदर फॉरेन सिटी। तो ऐसे लोग जहां पे वर्क करते हैं तो फॉरेन कंसुलेट उसको कहा जाता है। तो अगर इसका भी कोई ऑफिस इंचार्ज है तो उसको भी गवर्नमेंट अलॉटी कंसिडर किया जाता है। अब इसी डेफिनेशन का सेकेंड पार्ट है। सो अगर एनी प्रीमाइसेस रिक्विजिशन्ड और कंटिन्यूड अंडर रिक्विजिशन बाय स्टेट गवर्नमेंट फॉर रेसिडेंशियल पर्पस। तो पहले नॉन रेसिडेंशियल के बारे में हमने देखा, अब रेसिडेंशियल के बारे में। तो अगर कोई ऐसी प्रीमाइसेस है और उसका जो पर्सन इंचार्ज मतलब ऑक्यूपेशन और पोजीशन में है वो खुद इंसान या फिर उसके लीगल हेयर, उनको गवर्नमेंट अलॉटी बोला जाता है। सो अब नेक्स्ट डेफिनेशन लैंडलॉर्ड। इसको हम सिंपल लैंग्वेज में तो घरमालक बोलते हैं, बट इसमें भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। सो कोई भी एक इंसान जो रेंट रिसीव करता है और एंटाइटल टू रिसीव रेंट, उसको हम लैंडलॉर्ड कहते हैं। तो इसमें अगर कोई इंसान खुद के अकाउंट पर रेंट रिसीव कर रहा है तो उसको लैंडलॉर्ड तो कहते हैं, बट अगर वो दूसरे के बिहाफ पर और दूसरे के अकाउंट पर अगर रेंट रिसीव कर रहा है तो भी उसको लैंडलॉर्ड कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल ट्रस्टी, गार्डियन ऐसे हो सकते हैं। सो एक इंसान है, वो रेंट रिसीव कर रहा है बट उसका बेनिफिट किसी और को मिल रहा है, सो he is receiving the rent on behalf of other person, then also he is considered as landlord. And the next point is, अगर कोई एक टेनेंट है, टेनेंट की डेफिनेशन हम देखने वाले हैं। तो अगर कोई टेनेंट है, उसने एक दूसरा सब टेनेंट रखा है उस प्रीमाइसेस में विद द परमिशन ऑफ लैंडलॉर्ड, तो वो जो टेनेंट है, मेन टेनेंट, वो सब टेनेंट से रेंट रिसीव करेगा, तो उसको भी लैंडलॉर्ड कहा जाता है। फोर्थ वन इज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में जो भी रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन दी गई है वो इसमें इंक्लूड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है तो एक इंसान उसका ओनर होगा। अगर वो मर जाता है, इफ ही डाइज, देन द अदर मेंबर्स ऑफ दैट जॉइंट फैमिली विल बी द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, सो दे आर कंसिडर्ड एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट पर्सन। नेक्स्ट वन इज लाइसेंसी। इसकी भी बहुत डिटेल डेफिनेशन दी गई है। तो ऐसा इंसान जो प्रीमाइसेस को ऑक्यूपाई कर रहा है अंडर अ सबसिस्टिंग एग्रीमेंट फॉर अ लाइसेंस गिवन फॉर लाइसेंस फी और चार्ज, उसको लाइसेंसी कंसिडर किया जाता है। ये जो प्रीमाइसेस यहाँ पे लिखा है, दैट प्रीमाइसेस इंक्लूड्स एनी बिल्डिंग और अ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो कि महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960 के अंडर रजिस्टर है। इस डेफिनेशन में भी थोड़े एग्जाम्पशंस हैं, जैसे कि पेइंग गेस्ट। इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे। पेइंग गेस्ट इज नॉट कंसिडर्ड लाइसेंसी।
कोई भी एक्सटेंडेड फैमिली से अगर मेंबर न्यूक्लियर फैमिली के साथ रह रहा है तो उसको भी लाइसेंसी नहीं कंसिडर किया जाता। या फिर कोई इंसान एम्प्लॉय किया है कुछ सर्विस के लिए, उसको भी लाइसेंसी नहीं कंसिडर किया जाता। इफ एनी पर्सन इज रनिंग बिजनेस बिलोंगिंग टू द लाइसेंसर देन ऑल्सो इज नॉट कंसिडर्ड लाइसेंसी। और अगर कोई इंसान प्रीमाइसेस को ऑक्यूपाई कर रहा है बट इट्स फॉर द पर्पस रिलेटेड टू मेडिकल और पैरामेडिकल सर्विसेज, और किसी भी नर्सिंग होम के लिए, हॉस्पिटल के लिए, सैनिटोरियम के लिए, होटल, धर्मशाला, लॉजिंग हाउस, होम फॉर विडोज, ऑर्फन्स, ऐसी अगर कोई पर्पजेस है तो उस इंसान को लाइसेंसी कंसिडर नहीं किया जाता। सो ऑल दीज एग्जाम्पशंस आर इंक्लूडेड इन दिस डेफिनेशन। नेक्स्ट वन इज लोकल ऑथोरिटी। सो ये तो बहुत सिंपल है, इसमें लिस्ट दी गई है व्हाट ऑल इज इंक्लूडेड इन लोकल ऑथोरिटी। सो मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और इसके अलावा कोई भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन विच इज कंस्टिट्यूटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सिटी अंडर बॉम्बे प्रोविंशियल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस एक्ट 1949। सेकेंड वन इज म्युनिसिपल काउंसिल, जो कि महाराष्ट्र म्युनिसिपल काउंसिल्स, नगर पंचायत एंड इंडस्ट्रियल टाउनशिप एक्ट 1965 के अंडर कंस्टिट्यूट की गई है। नेक्स्ट वन इज जिला परिषद, देन विलेज पंचायत, देन कंटोनमेंट, देन नागपुर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट, then Maharashtra Housing and Area Development Authority or a board, then City and Industrial Development Corporation, and the last one is Pimpri and Chinchwad New Township Development Authority। तो ये सब लोकल अथॉरिटी के अंडर आता है। नेक्स्ट वन मैंने बोला था पेइंग गेस्ट, हम देखने वाले। सो पेइंग गेस्ट मतलब कोई भी इंसान जो फैमिली का मेंबर नहीं है बट उनके साथ रह रहा है वही उसी सेम प्रेमाइसिस में, तो उसको पेइंग गेस्ट बोला जाता है। बट हियर कंडीशन इज लाइसेंसर जो होता है वो भी वही रह रहा है सेम प्रीमाइसिस में। अगर वो नहीं रह रहा है, सिर्फ वो अलग दूसरा इंसान रह रहा है, तो उसको टेनेंट कहते हैं। बट अगर दोनों भी रह रहे हैं, लाइसेंसर और वो मेंबर जो फैमिली का मेंबर नहीं है बट उसी प्रीमाइसिस में रह रहा है, देन ही इज कंसिडर्ड एज पेइंग गेस्ट। नेक्स्ट वन इज परमिटेड इंक्रीज। तो हम अब चैप्टर 2 में देखने वाले कि कितनी परमिट की जाती है रेंट में इंक्रीज, तो वो सब देखने के बाद आपको पता चलेगा कि परमिटेड इंक्रीज कितनी है। तो सिर्फ यहाँ पे लिखा है परमिटेड इंक्रीज मीन्स एन इंक्रीज इन रेंट परमिटेड अंडर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। नेक्स्ट वन इज प्रीमाइसिस। तो जहां पे भी ये वर्ड आता है प्रीमाइसिस, तो उसका मीनिंग ऐसा होता है कि एनी बिल्डिंग और अ पार्ट ऑफ बिल्डिंग विच इज गिवन टू लाइसेंस सेपरेटली विच इंक्लूड्स गार्डन्स, ग्राउंड्स, गैरेजेस, आउट हाउसेस, ये सब इंक्लूड होता है। या फिर कोई भी पार्ट ऑफ बिल्डिंग विच इज फिटिंग अफिक्स टू मेन बिल्डिंग। अगर कोई बाहर से फिट किया है पार्ट फॉर एग्जाम्पल फॉर एंजॉयमेंट पर्पज, देन ऑल्सो इट इज कंसिडर्ड एज प्रीमाइसिस। बट द मेन पॉइंट हियर इज इट डज नॉट इंक्लूड एनी रूम और अदर अकोमोडेशन इन होटल और लॉजिंग हाउस, उसको प्रीमाइसिस के अंडर नहीं कंसिडर किया जाता। 10th पॉइंट इस सेक्शन का है प्रीमाइसिस रिक्विजिशन और कंटिन्यूड अंडर रिक्विजिशन। इसका मीनिंग मैंने पहले ही बता दिया है। सो यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट में लिखा है कि इट मीन्स द प्रीमाइसिस रिक्विजिशन और कंटिन्यूड अंडर रिक्विजिशन अंडर बॉम्बे लैंड रिक्विजिशन एक्ट 1948। तो उसके अनुसार अगर रिक्विजिशन किया है मतलब ऑफिशियल ऑर्डर्स के थ्रू यूज कर रहे हैं या फिर ऑक्यूपाई कर रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड रिक्विजिशन प्रीमाइसिस। नेक्स्ट वर्ड इज प्रिस्क्राइब्ड, मतलब गाइडलाइंस दी है, रूल्स और रेगुलेशंस है, उसके अनुसार अगर कोई चल रहा है तो इट इज नोन एज प्रिस्क्राइब्ड। नेक्स्ट वन इज रिपील्ड एक्ट और रिपील्ड एक्ट्स। सो ये एक्ट सेक्शन 58 में दी गई है, वी आर गोइंग टू सी दैट आफ्टरवर्ड्स। रूल्स मतलब इस एक्ट में जितने रूल्स मेंशन किए हैं वो रूल्स। देन स्टैंडर्ड रेंट, जो कि हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो जो कोर्ट से या फिर कंट्रोलर अंडर बॉम्बे रेंट रेस्ट्रिक्शन एक्ट 1939 से जो रेंट फिक्स किया है उसको हम स्टैंडर्ड रेंट बोलते हैं। अगर किसी प्रीमाइसिस पे फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट फिक्स नहीं किया गया, देन इट इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 6 एंड 8। तो सेक्शन 6 अभी हमने देखा है कि व्हाट ऑल इज कंसिडर्ड एज एग्जेम्पशन फ्रॉम स्टैंडर्ड रेंट, और सेक्शन 8 हम इसके आगे देखने वाले हैं चैप्टर 2 में। नेक्स्ट डेफिनेशन इज अबाउट टेनेंट। दिस इंक्लूड्स 3 पॉइंट्स: टेनेंट, डीम्ड टेनेंट और सब टेनेंट। तो डीम्ड टेनेंट मतलब डीम्ड का मीनिंग होता है कंसिडर्ड टू बी, तो टेनेंट कंसिडर किया जाता है उसको। जैसे कि अगर कोई इंसान टेनेंट है और अगर वो मर जाता है, देन देयर लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स विल बी कंसिडर्ड टू बी अ टेनेंट। थर्ड पॉइंट इज सब टेनेंट, मतलब एक टेनेंट होता है, उसने एक और टेनेंट उस प्रीमाइसिस में रखा होता है विद द परमिशन और कंसेंट ऑफ लैंडलॉर्ड, तो ये उसको सब टेनेंट कंसिडर किया जाता है, नहीं तो नहीं।
और अगेन हु हैज डिराइव्ड टाइटल अंडर अ टेनेंट, मतलब हेयर्स अगर मेन टेनेंट के है तो वो भी टेनेंट कंसिडर किए जाते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज टू whom इंटरेस्ट इन प्रीमाइसेस हैज बीन असाइंड और ट्रांसफर्ड एज परमिटेड। तो सेक्शन 26 में रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए हैं कि कैसे ट्रांसफर करते हैं इंटरेस्ट वगैरह, तो उसके अनुसार अगर किया है तो टेनेंट कंसिडर किया जाता है। या फिर सेक्शन 25 में भी कुछ टेनेंट के बारे में लिखा है, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड इन दिस डेफिनेशन एज अ टेनेंट। एंड अभी मैंने जैसे बोला कि अगर मेन टेनेंट मर जाता है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स और हेयर्स बिकम्स टेनेंट। सो ये क्लॉज जो है दैट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड, मतलब ओरिजिनल टेनेंट की डेथ के यहाँ रेस्ट्रिक्ट नहीं होता। अगर ओरिजिनल टेनेंट डाइज देन हिज हेयर विल बिकम टेनेंट। If again that tenant who has become tenant after the death of original tenant dies, then also the next heir or legal representative will become tenant. So this process continues. It's not restricted anywhere. So ये continue होती रहती है. So now we have finished with the first chapter. Now the meaning of abetment. अगर कोई इंसान क्राइम कमिट कर रहा है बट उसको दूसरा इंसान हेल्प कर रहा है, असिस्ट कर रहा है, तो उसको अबेटमेंट बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही and his wife Asha Rani were accused of abetment in robbery. तो एक्चुअल रॉबरी, एक्चुअल कमिशन ऑफ क्राइम कोई दूसरा इंसान कर रहा है, बट उसको जो लोग हेल्प कर रहे होते हैं, जो लोग असिस्ट कर रहे होते हैं, तो उनको भी पनिशमेंट हो सकती है बिकॉज दे हैव डन अबेटमेंट। So this is it, and if you want the notes where I have highlighted the important points of Maharashtra Rent Control Act, then join the Telegram group. Link is given in the description box. इसके पहले के वीडियोस की भी लिंक दी गई है. So see the videos and till then be flawsome. Thank you.